हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे स्पेशल वीडियोस चल रहे हैं रिविजन्स री एग्जाम्स के। ऑलरेडी एसपी चला हो चुका है एग्जाम। बहुत सारे बच्चे लोग के थैंक यू सो मच करके कमेंट्स बहुत सारी आई। और पेपर मैंने देखा, मुझे एक फ्रेंड ने भेजा था, मतलब एक स्टूडेंट ने भेजा था। पेपर बहुत इजी था, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पेपर हार्ड होगा, बट पेपर हार्ड नहीं था, पेपर बहुत इजी था। तो अभी यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ओसी भी इजी आएगा, क्योंकि ये ओसी एग्जाम भी आपके स्पेशल वीडियोस ही है। मतलब यहाँ पे भी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा और यहाँ पे क्या चीज पे ध्यान देना है। जो गलतियां कर चुके हो आपने बोर्ड एग्जाम में, ये री एग्जाम में आपको वो गलती नहीं करनी है, नहीं दोहरानी है। ठीक है, पहली गलती तो ये नहीं दोहरानी है कि आपने अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम पेपर अटेंड ही नहीं किया रहेगा। जो बच्चे लोग फेल हुए रहेंगे, मेजोरिटी की बात करूं तो, कि जो बच्चे लोग फेल होने का मेन रीजन जो होता है कि जो 100% मतलब 180 मार्क का पेपर अटेंड नहीं करते। पहली ये गलती नहीं दोहरानी है। जब भी आप एग्जाम में बैठोगे, आई थिंक तो 27 को एग्जाम से गुरुवार को, अगर आपकी एग्जाम में जब भी आप बैठोगे तभी आपको कसम खा लेना है कि कुछ भी हो जाए आज बॉस, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज मुझे 100 मार्क का मतलब 80%, मुझे 80% क्या बोलो, 80 मार्क का मुझे अटेंड करना है, करना है। यहाँ पे मैं एक फिल इन द ब्लैंक्स भी छोड़ नहीं सकता। देखो, जितना आप मार्क्स छोड़ के आओगे उतने चांसेस हो जाएंगे फेल होने के। तो ये एक ड्रॉबैक होता है। फेल होने का रीजन मेजर जो होता है यही होता है, जो आपने अपने आप को फील किया रहेगा। ऑफकोर्स 12th में फेल हुए रहेंगे, पर जरा भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे हिरेन सर बैठे आपको पास करा देंगे, बट हाँ, खाली जो मैं बोल रहा हूँ उसको खाली माइंड में सेट करके रखिए, फॉलो करते रहिए। देखो 3-4 दिन ही है। अगर जिनका खाली ओसी एग्जाम है तो प्लीज सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। और इकोनॉमिक्स और बीके के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आ रही थी, बट वो बाद में पेपर है, इसलिए मैं उसके लिए बाद में वीडियोस बनाऊंगा। पहले मेरे उसी बच्चे लोग के लिए बनाना है जिसका उसी रुक गया या तो फेल हो चुके हैं। तो टेंशन नहीं लेना है। जहां पे भी हिरेन सर बैठे बैठे, जो भी डाउट हो कमेंट्स हो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दिए कि सर मुझे ये डाउट्स है। जो भी डाउट डिफिकल्टी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वो एडवाइस हो, वो डाउट्स हो, कुछ भी हो, मैं 100% ट्राई करता हूं कि जो भी बच्चे के कमेंट्स है मैं रिप्लाई करूं। इवन दो मुझे थैंक यू सो मच भी आता है तो भी मैं लाइक करता हूं। मतलब मैंने कंसिडर कर लिया आपका थैंक यू का भी। तो वो एक क्या है, मेरी और आपकी कनेक्टिविटी है कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आप मैसेज कर रहे हो मुझे, या तो डिस्क्रिप्शन कमेंट्स के अंदर, या तो इंस्टा डायरेक्ट के अंदर, या तो टेलीग्राम पे, तो अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं मतलब कुछ सम रीजन हुए रहेंगे। या तो मेजोरिटी मेरे 90% टारगेट होता है, 90-95% के मैं रिप्लाई बच्चे लोग को दे ही देता हूँ। यस, सम आउट कम कभी कभी लेट फास्ट हो जाता है, बिकॉज मेरे अदर्स चीज़ें भी बहुत सारी चलती रहती है। सो प्लीज़ समझिए थोड़ा आप भी। ऑफकोर्स समझ रहे हो, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे लोग हैं मेरे कि कंसिडर करते हैं मुझे और मेरी सुनते हैं। यस, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिरेन सर के लिए उतना तो बनता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्कल में। प्लीज़ बच्चों लोग इतना कर दीजिए, क्योंकि आप फेल हुए हैं तो मैं ये नहीं चाहता कि आपके कोई भी फ्रेंड 11th से 12th में आए इस साल वो भी फेल हो। ठीक है, तो प्लीज बच्चे लोग उनको क्या कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल 12th में और 11th में। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द, फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं पूरा रिवीजन तो नहीं पढ़ा सकता, बट ऊपर से अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फटाफट डिस्कशन करेंगे और क्या करेंगे, टारगेट करके। देखो मैं 2-3 पार्ट्स में वीडियोस लेके आऊंगा री एग्जाम्स को लेके। एसपी में भी मेरे 4 पार्ट्स में लेके आए थे, और ओसी में भी टारगेट है कि 3 पार्ट में तो आएगा ही, क्योंकि 8 ही चैप्टर्स है, वहां पे 12 चैप्टर्स थे। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। जरा भी टेंशन मत लो, अपने आप को बिलीव रखो। फेल हुए तो कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपने पास ये पास हो जाओ, वापस से अपने फ्रेंड के साथ बीकॉम में क्या हो जाओ, मर्ज हो जाओ, मतलब साथ में चले जाओ। यस, तो कोई भी टेंशन नहीं लेना है अपने को, पास हो जाओगे। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आ जाते हैं इंडेक्स पे। पहले इंडेक्स पे आ जाते हैं, टोटल 8 चैप्टर्स है। आपको टोटल कितने चैप्टर्स है? 8 चैप्टर्स है। कौन सा चैप्टर आप इग्नोर मार सकते हो, कौन सा चैप्टर को आपको ज्यादा फोकस करना है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि सर कौन से चैप्टर को ज्यादा फोकस करना है। देखो, पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, 6, 7 और 8 चैप्टर्स आपको टोटल दिया है, जिसमें से आप चाहो तो थर्ड चैप्टर्स पूरा क्या कर सकते हो, क्रॉस मार्क कर दो। मतलब आपको समझना है कि मेरे सिलेबस के अंदर ओनली 7 चैप्टर्स ही है। 1 सेकेंड में बोल रहा हूं, आपको क्या प्रेडिक्ट करना है कि मेरे सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर्स है, 7 ही है, और आपको 7 ही पढ़ना है, थर्ड नहीं पढ़ना। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि थर्ड चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आता है हर बार।
एक ही क्वेश्चन आता है हर बार। आप चाहो तो उसके ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, आपको ऑब्जेक्टिव्स करना है। और सपोज कि फॉर एग्जांपल समहाउ रीजन इस बार वो चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन भी आ गए, तो ऐसा कोई मेजर चैप्टर्स नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर के लिए रिलेटेड है चैप्टर्स है, बिजनेस के रिलेटेड चैप्टर्स है। अगर मेरी यहाँ पे सुन भी लिया ना तो मेरे हिसाब से ग्रेट इनफ है, और रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरा भी जरूरत नहीं है। आपको रिमेनिंग 7 चैप्टर्स में क्या करना है, अपना एफर्ट्स डालना है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स को आप पूरी तरह इग्नोर मार सकते हो, मेरी गारंटी है। अगर क्वेश्चन आया तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में उसको निकाल देना है। क्यों सर? क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर 5 में से 4, 5 में से 3 लिखना होता है, वहां से एक ही क्वेश्चन तो आने वाला है, तो आप निकाल दो। पूरा टाइम वेस्ट क्यों करे पूरा चैप्टर्स को पढ़ के? समझ में आ रहा है कि नहीं बॉस? ठीक है, तो पहला चैप्टर होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो आज आने वाले ये वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो ऑलमोस्ट 10 से 12 मार्क का वेटेज देता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वंस अगेन 15 से 17 मार्क विथ ऑब्जेक्टिव्स में बोल रहा हूं, आपका वेटेज देता है। बिजनेस सर्विसेज की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो होगा, आप यहाँ पे क्या कर लो, 5 स्टार कर लो बॉस। क्या कर लो आप? 5 स्टार नहीं, 7 स्टार कर लो। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसको तो जरा भी स्किप मत करना। ये चैप्टर्स को आपको पूरा 3 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ना है। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी डाउट हो तो मेरे डिटेल में वीडियोस बना के रखे, जहां पे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे उसी की लिंक मिलेगी। लास्ट ईयर मैंने डिटेल में पूरे चैप्टर्स विथ एक्सरसाइज पढ़ाए थे, देखो एक्सरसाइज को भी स्किप मत करना। अगर आज से भी वीडियो चालू कर रहे हो ना आप देखने के लिए, तो भी हो जाएगा आपका बुध गुरुवार तक जो एग्जाम से, तब तक आपके सब वीडियोस देख के भी हो जाएंगे, समझ के भी हो जाएंगे। तो मेरे वीडियोस को भी देखोगे तो भी ग्रेट इनफ है, सुनोगे तो ज्यादा अच्छा है। मूवी देखो, मूवी देखते हो और आप स्टडी करते हो, बहुत डिफरेंस होता है। मूवी के हर एक डायलॉग अपने को याद रहते हैं, तो मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अगर आप चाहो तो पूरा वीडियो क्या कर सकते हो, देख सकते हो, मेरे विथ एक्सरसाइज पढ़ाया है मैंने। अदरवाइज आपको लग रहा है कि मैं पढ़ के कर सकता हूं, तो यस यू कैन डू इट। मेरे को यहाँ पे कोई फोर्स नहीं कि आपको वीडियोस ही देखने हैं। अगर कहाँ पे अटके तो वीडियोस देख लेना। अगर वहां पे भी अगर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना कि हिरेन सर मुझे ये समझ में नहीं आया, प्लीज समझा दो, मैं समझा दूंगा। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। 25 मार्क तक का वेटेज है, इसको छोड़ना नहीं है। 25 मार्क मैंने मिनिमम लिखा है, मतलब आपका 25 से 30 मार्क अगर ऑब्जेक्टिव्स पकड़ो तो 30 मार्क तक के आने के चांसेस है। तो प्लीज बच्चे लोग इसको 5 स्टार 7 स्टार कर दो, ठीक है। वो भी दिखेगा क्या क्या पढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या फोकस करते हैं एग्जाम्स को लेके, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। बाद में आएगा इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, ये भी एक बिजनेस, मतलब एक बिजनेस को आगे लेके जा रहा है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस की तरफ, नथिंग बट इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, जो इसका ही नेक्स्ट वर्जन है, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल चैप्टर्स फॉर एग्जामिनर, जो इसका वेटेज देता है आपको। मैं यहाँ पे इमर्जिंग मोड ऑफ का कर दूँ तो 10 मार्क लिख लो, इसका भी 10 मार्क ले लो, और इसका भी 10 मार्क ले लो, और इसका भी 15 मार्क ले लो, ठीक है। तो ऐसे करके विथ ऑब्जेक्टिव्स आपको जो 130 सम अराउंड होगा आपका 140 मार्क्स का। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसमें से ये दोनों चैप्टर्स तो आपको 4th और 8th रट्टा मार लेना, चाहो तो 2-2 बार पढ़ लो उसको। यस, चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स, डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट। एक टारगेट करते हैं कि ये वाले पार्ट्स के अंदर अपन तीन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, किस पे आपको फोकस करना है, क्या क्या इग्नोर कर सकते हो, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अभी भी अपने कोई फ्रेंड सर्कल में कोई उसी समाउ रीजन से फेल हो चुके हैं, डोंट वरी, उनको मेरी लिंक क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। देखो बच्चे लोग पढ़ तो लेते हैं पर उनको सर्टेन टाइम्स ना गाइडेंस नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे पढ़ाता कम हूँ, गाइडेंस ज़्यादा देता हूँ, और वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़े तो आप लोगे, पर सर्टेन टाइम जैसे कि लिखना कैसा है, ट्रिक क्या यूज़ करनी, क्या, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला, मैं तो जब भी लास्ट सेशन में भी पढ़ा रहा था, तो मतलब लास्ट जो नॉर्मल एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा रहा था बच्चे लोग को, वहाँ पे भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर थर्ड चैप्टर में इग्नोर मारने बोला था कि आप चाहो तो आप इग्नोर मार लीजिए। वो सेम ट्रिक मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप चाहो तो थर्ड चैप्टर्स क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। बट हाँ, थोड़ा बहुत अगर आ भी गया, सपोज कि फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस वर्स्ट सिनेरियो, अगर इन लोग ने इस बार पूछ भी लिया बहुत सारा क्वेश्चन उसमें से, तो एंटरप्रेन्योर को लेके ज्यादा पैनिक मत, जो आज के वीडियोस देख लिया ग्रेट इनफ है, देखेंगे, डिस्कस भी करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अभी देखो मैनेजमेंट क्या होता है, आज डे टू डे बिजनेस मैनेज करने के लिए आज अपन क्या कर रहे हैं, अभी मैनेज ही तो कर रहे हैं, उसी की एग्जाम्स है, उससे पहले अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बट मैनेजमेंट कर रहे हैं। यस, तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात करूं या तो प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेक्शन की बात, कॉर्पोरेट लेवल की बात करूं, सब जो डे टू डे अफेयर्स
कि जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, मैनेज करते हैं, इज नथिंग बट मैनेजमेंट बोलते हैं। प्लानिंग बोलते हैं आप तो नॉर्मल टर्म में, कि ऑर्गेनाइजेशन हो या तो नॉन ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों लेवल में, दोनों सिनेरियो में मैनेजमेंट का रोल सबसे ज्यादा प्ले होता है। अभी प्रिंसिपल का मतलब होता है नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई भी चीज को आज मैनेज करना है तो उसके साथ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ऑफकोर्स आज कॉर्पोरेट सेक्शन की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करूं, तो ऑर्गेनाइजेशन में सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, जैसे कि टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, कभी लंच होगा, कभी मीटिंग होगी। ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का मेन पर्पस ये होता है कि सब पीपल्स को एक साथ लेके चलो। अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आज सपोज की मैं बात करूँ, रिलायंस की बात करूँ, रिलायंस इतने ब्रॉड लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस करती है। अगर सपोज की फॉर एग्जांपल उनको एक लाख साथ लेके आना, तो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन या तो नॉन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दोनों लेवल पे, दोनों एवरीवेयर, एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, सबकी जगह सोशल लाइफ हो, सब जगह मैनेजमेंट का रोल सबसे ज्यादा क्या होता है, की होता है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है। अभी मीनिंग एंड डेफिनेशन आप देख लेना, जब भी क्वेश्चन आता है कुछ मैनेजमेंट को लेके, तो आपको पहले मीनिंग लिखना है उसका, बाद में डेफिनेशन लिखना है, बाद में मेन बॉडी पार्ट पे आना जो क्वेश्चन को पूछा है। यस, बाद में आता है नेचर्स एंड फीचर्स। एक बार बच्चे लोग को क्वेश्चन आया था, प्लीज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे लोग बहुत सारे गाली दिया आके सब सर को कि सर फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था ही नहीं। अरे बच्चे मेरे प्यारे, बहुत भोले बच्चे लोग हो तुम लोग। कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि नेचर्स का मतलब ही होता है फीचर्स, नेचर का मतलब ही होता है फीचर, मतलब उन लोग ने नेचर ही पूछा था, खाली वर्ड चेंज कर दिया फीचर, इसलिए आपको लगा। बच्चे लोग यही तो गलती करते हैं, रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं मारने का, हमेशा समझ के पढ़ने का है बॉस। समझ में आ रहा है, रट्टा नहीं मारो, समझ के पढ़ो। ठीक है, तो मैनेजमेंट नथिंग बट फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ऑफ कोर्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। ऐसा थोड़ी है कि भाई यहाँ पे इंडिया में एप्लीकेबल है प्रिंसिपल, फॉरेन में एप्लीकेबल नहीं है, सब जगह यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। सबको प्लानिंग करनी पड़ेगी वरना सब मैश हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल गाइडलाइन। मैंने तुमको जस्ट बोला कि सेंट्रल गाइडलाइंस है। अगर आज कोई भी मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में आता है, नया पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो उसको कैसे मालूम मिलेगा कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। भाई वो एक जनरल गाइडेंस है कि आज सपोज कि उसको क्या करना है। कोई भी आज सपोज कि न्यू एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट हो, उसको क्या करना है, कितने बजे आना है, ये सब चीजें कहाँ पे लिखी रहेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन में रहेगी। मतलब उसको जनरल गाइडेंस मिलता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन रन कैसे हो रही है। यस, ठीक है, मतलब उसको एक रास्ता दिखाती है, रोड दिखाती है कि भाई तेरे को क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कौन से सिनेरियो में, कौन सी डिफिकल्टी में तेरे को कौन से स्टेप्स लेना है। यस, इज नथिंग बट मैनेजमेंट। प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ऑफ कोर्स आज मैं बात करूं कोविड से पहले की, कोविड से जस्ट बाद की, तो पहले कोविड से पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था और कोविड के बाद के जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जमीन आसमान का फर्क है बॉस, जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? ये सब एक्सपीरियंस से होता है, ये सब प्रैक्टिस से होता है। आज मैं बात करूं 40 साल पहले जो रिलायंस रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है और आज रिलायंस 40 साल के बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है, दोनों सेम है? नहीं, बहुत जीवन डिफरेंट डिवीजन है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरा जो बिजनेस करने का तरीका क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो ऑफकोर्स आपके प्रिंसिपल में, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या होने चाहिए, चेंजेस होने जरूरी है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल होने चाहिए। आपके रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल इतने फ्लेक्सिबल बनाओ कि आप इतना रिजिड मत बनाओ। रिजिड का मतलब कड़क मत बनाओ कि भाई नहीं कोई भी सिनेरियो यही रूल्स को फॉलो करना है, नहीं तो फिर बहुत ट्रबल होगा। कहा ना कहा जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ेगा। आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो वो बहुत सारे फ्लेक्सिबल होने जरूरी है। मतलब जब भी चाहे, मतलब आप अपने रूल्स को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट कि मार्केट में एनवायरमेंट कैसा है, इंटरनल एनवायरमेंट कैसा है। सपोज कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्राइक पे चले गए एम्प्लॉइज, तो क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि इस साल हम लोग बोनस नहीं देंगे, सब एम्प्लॉय स्ट्राइक पे, 1000 एम्प्लॉइज से स्ट्राइक पे चले गए, फैक्ट्री बंद, तो आप ये रूल्स एंड रेगुलेशन चल के नहीं चल सकते कि बोनस नहीं देंगे। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ तो मॉडिफाई करना पड़ेगा, उनके बेनिफिट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो ही उन लोग वापस से काम पे आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन इतने रिजिड मत बनाओ कि भाई उसके कारण आपको ही तकलीफ हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ही तकलीफ हो और ऑर्गेनाइजेशन को ही प्रॉब्लम फेस करना पड़े। बिहेवियर इन नेचर, ऑफ कोर्स आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1000 ऑफ पीपल काम करते हैं, सबके नेचर अलग अलग है, कोई सेम नहीं है, अपन खुद अलग अलग है। देखो अपना कंट्री के अपना पूरे अर्थ की बात करूं, 800 करोड़ से अभी ज्यादा पब्लिक रहती रहेगी। आज देखोगे तो सब यूनिक है, सबके फिंगरप्रिंट मैच होते हैं? नहीं होते। मतलब सबके अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ अलग चीजें दी है।
मतलब सब यूनिक है ना, कि आज कभी देखा है कि किसी की फिंगरप्रिंट मैच हुई अब तक? 800 करोड़ लोग हैं भाई, स्मॉल फिगर नहीं है, बहुत बड़ा फिगर है। कभी देखा कि फेस मिलता हो जुलता हो? ठीक है, आप 90 मतलब 50-50 मैच होता रहेगा, पर एग्जैक्ट फेस मैच होता हुआ देखा है किसका? एग्जैक्ट फिंगरप्रिंट मैच हुआ देखा है कभी? नहीं। सब इवन तो जुड़वा जो होते हैं ना बच्चे लोग, उसके भी फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। तो सबने, भगवान ने ना सबको अलग अलग बनाया है। तो सेम लाइक मैं तुम लोग को ऐसा इसलिए बोला था कि ग्रुप एक्टिविटी होती है, कि जहाँ पे सबके माइंडसेट अलग अलग होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं, सबके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो उनको एक साथ लाने का एक ही पर्पस होता है कि तुम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ। वरना सब वो बोलेगा कि नहीं, सपोज कि 10 एक प्रोजेक्ट के अंदर 10 जन काम कर रहे हैं, वो बोलेगा कि नहीं ऐसा करना है, ये बोलेगा कि नहीं ऐसा करना है, ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी वैसा ही करना है आपको। ठीक है, तो ये नथिंग बट एक बिहेवियर इन नेचर को क्या करता है, एक साथ लेके आता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि कोई बंदा अगर ज्यादा 5 साल से आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जी जान लगा दे रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा, एडिशनल इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। फाइनेंशियल हो या तो नॉन फाइनेंशियल हो। फाइनेंशियल मतलब एक्स्ट्रा बोनस दे दो, एक्स्ट्रा सैलरी दे दो, खुश। नॉन फाइनेंशियल मतलब उसके बच्चे की एजुकेशन का खर्चा आप ले लो, या तो एवरी ईयर उसको फॉरेन पिकनिक दे दो। दिस आर द नॉन फाइनेंशियल्स। तो आज एम्प्लॉयज को ये सब जरूरी है देना, एज अ ऑर्गेनाइजेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये सब चीजें, सर्विसेज आपको क्या करनी पड़ेगी, फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो कॉज एंड रिलेशन का मतलब यही मैं बोला था कि अगर सपोज कोई मैनेजर है, वो बॉस का चमचा है, आप उसको प्रमोशन कर दे रहे हो, और कोई बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है और उसको आप बोनस नहीं दे रहे हो, तो कल उठ के वो भी क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगा कि भाई मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं क्यों इतने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफर्ट्स करूं। समझ में आ रहा है? अभी एक रिसेंट केस सुना रहेगा आपने कि रिलायंस में मुकेश भाई अंबानी ने जो उनका ओल्डेस्ट एम्प्लॉयज, आई थिंक जो 50-60 ईयर ओल्ड एम्प्लॉयज को एक बड़ा सा प्रॉपर्टी दिया जो करोड़ ऑफ रुपीज में था। तो 50 ईयर 60 ईयर एफर्ट्स करने के बाद उसको वो मिला है। मैं बोलना ये चाहता था कि भाई आपको अपने, मतलब कहा ना कहा मुकेश भाई अंबानी, मतलब रिलायंस को, इन शॉर्ट मुकेश भाई अंबानी बोल रहा हूँ, रिलायंस को ये लगा रहेगा कि ये एम्प्लॉयज का, ये बंदे का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था रिलायंस को आज इतने लेके। ऑफकोर्स कोई बंदा अगर अपनी जिंदगी, मतलब लाइफ बोल सकता हो, 40-50 साल आपके ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, तो ऑफकोर्स आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको भी उसको इंटू 10 नहीं, इंटू 100 टाइम्स क्या करना है, रिटर्न्स में देना होगा। ऑल द प्रिंसिपल आर इक्वल इंपॉर्टेंट, सब प्रिंसिपल क्या है, इक्वल है। आपको अगर सपोज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 प्रिंसिपल बनाए, आपने बोला कि पहले को फॉलो करता हूँ, सेकंड को फॉलो नहीं करता हूँ, थर्ड को फॉलो करता हूँ, फोर्थ को फॉलो करता हूँ, बाद में 5th 6th नहीं फॉलो करता हूँ, तो प्रिंसिपल क्यों फॉलो बनाया? जो भी प्रिंसिपल बनाए आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, सबको इक्वल ट्रीट करना है। तो ये 7 प्रिंसिपल हो गए, नेचर्स एंड फीचर्स हो सकते हैं। बाद में आया सिग्निफिकेंट। वंस अगेन यहाँ पे एक बच्चे का क्या बोल रहा हूँ, वंस अगेन, हाँ मतलब एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलो। बच्चे प्रिंसिपल का, अरे इंपॉर्टेंस का मतलब ही होता है सिग्निफिकेंट। वंस अगेन आप लोग को एग्जामिनर ने, मतलब पेपर सेटर ने गुमराह किया था। क्या गुमराह किया था? उन्होंने वर्ड सिग्निफिकेंट यूज नहीं किया था, उन लोग ने वर्ड यूज किया था कि व्हाट इज मैनेज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लीज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंट का मतलब ही क्या था, सिग्निफिकेंट। आई थिंक तो यहाँ पे क्या भी लिखा भी है, हाँ देखो, इंपॉर्टेंस टू स्टडी द सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल विद हेल्प द फॉलोइंग फैक्ट। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, कुछ भी आउट ऑफ। देखो प्रोफेशनल लेवल की बात करूं तो उधर, मतलब प्रोफेशनल लेवल की बात करो, CS जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया जो बेस्ड एग्जाम होती है, उस पे उन लोग जो मॉड्यूल्स देते हैं उसके अंदर से उन लोग पूछते हैं। तो आप तो अभी 12th दे रहे हो, तो आपको कहां से आउट ऑफ सिलेबस से पूछेंगे? उसको भी उनके आपकी बुक्स में से देते हैं क्वेश्चन। हार्डली 10-12 मार्क का, 15 मार्क का आउट ऑफ सिलेबस दिखता है, मतलब वो भी रिलेटेड ही होता है। तो आप तो अभी 12th स्टैंडर्ड में बच्चे लोग, तो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो कि यूनिवर्सिटी वाले आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछेगा? कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपके बुक्स में से, आपके जितने भी 120, 130, 150 पेज के जो भी बुक्स है, उसमें से एक सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स भी आ गए ना, मैं मान जाऊंगा। एक सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स भी आ गए तो मैं क्या करूंगा, मान जाऊंगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि मैं जो बोल रहा हूं तुम लोग को वो सब पॉइंट क्या करना है, आपको याद करना है। यस, तो सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल के अंदर देखेंगे, प्रोवाइड ए यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर। ऑफ कोर्स आज मैनेजर को कुछ भी डिसीजन लेना है तो किसके बेस पे लेगा, प्रिंसिपल के बेस पे लेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे लेगा कि भाई मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या लिखा है।
उसके बेस पे वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दोनों होता है, एक ह्यूमन होता है, एक और होता है नॉन ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मेन पावर, एम्प्लॉइज, और नॉन ह्यूमन मतलब कि रॉ मटेरियल्स। तो दोनों रिसोर्सेज का आपका क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। अपन वन ऑफ द एग्जांपल देखते, गन्ना वाला। गन्ना मशीन में निचोड़ देता है पूरा, जब तक वो सूखा नहीं हो जाता तब तक वो निचोड़ता रहेगा। अपन बोलते हैं वो कंजूस है, वो कंजूस नहीं है बॉस, वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहा है, वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ क्या कर रहा है, रिसोर्सेज करता है। तो ऑफकोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर आपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं किया तो वंस अगेन इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन। जो भी डिसीजन ले रहे हो साइंटिफिक लेना है। तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, एवरी कपल बोलते रहते हैं, एवरी बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को बोलते रहते हैं, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल बॉस। साइंटिफिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वही डिसीजन लेना है कि जो साइंटिफिकली क्या हो, एप्लीकेबल, साइंटिफिकली क्या हो, पॉसिबल हो। तो आप कोई भी ऐसा डिसीजन ऐसा भावुक होके मत ले लीजिए भाई। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो वर्ल्ड लेवल पे, अगर आप भावुक होकर डिसीजन ले लिया तो अल्टीमेटली जो लॉस है आपको और कंट्री को भुगतना पड़ेगा। तो जो भी डिसीजन है वो प्रैक्टिकल लेना है, और हमेशा प्लान बी और प्लान सी, प्लान डी आपको क्या करना है, रेडी रखना है। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आज बिजनेस देखो, गवर्नमेंट क्या बोलती है, तुम लोग पैसा कमाओ, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पैसा कमाओ। बट आप पैसा कमाने के साथ साथ आप क्या करो, थोड़ा चैरिटी करो, थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोसाइटी के लिए क्या करो, खर्चा करो। इसलिए वन ऑफ द कंसेप्ट लाया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको 6 या तो 7 चैप्टर्स है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एंकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वही करती है, छोटी मोटी तो करती ही नहीं है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वही करती है, छोटी बड़ी करती ही नहीं। आप देखते हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वन ऑफ द एग्जांपल दूं, जैसे कि मॉल में अपन जाते हैं, एंट्रेंस पे जूस टेस्ट करवाते हैं, चॉकलेट टेस्ट करवाते हैं, फ्री में देते हैं, अपने को मजा आता है। और बाद में उन लोग क्या पूछते हैं आपको कि कैसा लगा सर प्रोडक्ट, कैसा था ये प्रोडक्ट, क्या चेंजेस चाहिए। मतलब उन लोग आपसे फ्री में एडवाइस नहीं ले रहे, क्या कर रहे हैं, आप पे खर्चा कर रहे हैं उन लोग इनडायरेक्टली। आपको नहीं दिख रहे, आपको फ्री लग रहा है, बट वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, खर्चा कर रहे हैं आप पे। आपको लग रहा है एट अ टाइम सेम डे पे कितने सारे मॉल में उन लोग इतना खर्चा करते रहेंगे। स्टाफ जो बैठा रहता है उसका खर्चा, सैलरी का खर्चा, इतने स्टॉल लगाए उतना उसका खर्चा, मॉल को जो पैसा देते रहेंगे, रेंट देते रहेंगे पर डे का वो खर्चा, जो प्रोडक्ट बेच रहे फ्री में उसका खर्चा। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है वही करते हैं, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन को परवड़ता ही नहीं है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का मेन पर्पस यही होता है। अपन एडवाइस भी देते हैं कि सर नहीं, इसमें जूस में चॉकलेट नहीं, अरे स्ट्रॉबेरी होता तो मजा आता, सर ये नहीं, ये फ्लेवर होता तो बहुत मजा आता। वो अपन क्या कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं। और उनको ये तो चाहिए कि कस्टमर को क्या चाहिए बॉस, उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बिट बनाएंगे और मार्केट में क्या करेंगे, सेल करेंगे, बाद में अपने से कमाएंगे वो लोग। ये हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एंड डेवलप द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो ऐसे करके 7 सिग्निफिकेंस है। बाद में आ जाते हैं थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। एग्जाम के लिए 5 स्टार क्वेश्चन, डायरेक्ट को भी क्वेश्चन पूछ लिया शॉर्ट नोट के अंदर, प्लीज एक्सप्लेन द थियरी ऑफ मैनेजमेंट। तो 2 थियरी है, एक साइंटिफिक थियरी है और एक ट्रेडिशनल। मेरे हिसाब से अगर दोनों आया, मतलब डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको दोनों का थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन देना है। पर अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल हेनरी फ्यूल का क्वेश्चन आएगा ही, आपको हेनरी फ्यूल का क्वेश्चन आएगा आ गया, अगर नहीं आया तो आप बिंदास बोलना हिरेन सर आप झूठ थे, आप झूठे थे सर। मतलब सर कैसा क्वेश्चन आएगा, वन सेकंड आप तुम लोग को मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि हेनरी फ्यूल का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। बाद में ये नहीं बोलना आप झूठे थे। देखो हेनरी फ्यूल का क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हेनरी फ्यूल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए जो आपके सामने, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज एक्सप्लेन एनी 5, प्लीज एक्सप्लेन एनी 7, प्लीज एक्सप्लेन एनी 10। या तो उन लोग कभी कभी उन लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। मतलब 2 प्रिंसिपल को मर्ज करके उन लोग शॉर्ट नोट में भी पूछते हैं। तो हिरेन सर अगर सपोज कि बोल रहे हैं तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। बाद में अल्टीमेटली मैं तो भगवान नहीं हूं, आप बोल देना हिरेन सर झूठे थे, ठीक है। तो मैं मेरे बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माय नॉलेज, जो मेरे पेपर देखते आया हूं इतने साल से, हेनरी फ्यूल के क्वेश्चन बिना कभी भी क्वेश्चन दिखा नहीं है मुझे। तो प्लीज इसको हाईलाइट करना।
ठीक है। तो 14 प्रिंसिपल है, फटाफट ऊपर ऊपर से डिस्कशन कर लेते हैं। आपको छोड़ना नहीं है इसको ऑब्जेक्टिव के अंदर, सॉरी ऑप्शन के अंदर, इसको तो करके जाना है। ये तो एक सोल है, ये चैप्टर की एक सोल है, आत्मा बोल सकते हो ना आप। यस, तो ये है चैप्टर्स का जो हेनरी फ्योल ने दिया है 14 प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ, 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। अगर एक ही बंदे पे प्रेशर डालोगे तो वो बंदा एक टाइम के बाद क्विट कर लेगा या तो काम मैश हो जाएगा। तो अल्टीमेट लॉस किसको है, ऑर्गेनाइजेशन को है। तो हमेशा आपको क्या करना है, डिवाइड करना है काम अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलिटी। अगर सपोज कोई आईटी का बंदा है, उसको आप डेबिट क्रेडिट की एंट्री देने मारने बोल रहे हो, उसको थोड़ी समझेगा। वो साइंस लिया बोला आईटी वाला बंदा इंजीनियर, या तो उसको आप बोले डेबिट क्रेडिट की एंट्री मारो, वो थोड़ी करेगा। आपका ऑप्टिमम आप बोल सकते हो कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर पाए, ह्यूमन रिसोर्सेज आप नहीं कर पाए, क्योंकि जो बंदा आपने हायर किया था इंजीनियर के लिए, आप उससे अकाउंट की एंट्री मार कर रहे हो, तो चलेगा कैसे। तो आपको डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द स्पेशलिटी, वो बंदे की स्पेशलिटी कितनी है। अगर वो बंदे की स्पेशलिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसको मैं अकाउंट की एंट्री मारने दूंगा, तो वो फटाफट काम करेगा और मैक्सिमम क्या करके लेके आएगा, काम निकाल के लाएगा। ठीक है, तो आपको काम डिवाइड करना है। प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर डिवाइड करनी है। मतलब एक बंदे को आप बोल रहे हो कि तू ये, तेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, करना है, पर आप उसको कोई ऑथोरिटी नहीं दे रहे हो, तो चलेगा कैसा। अगर एक बंदे को आप खाली ऑथोरिटी दे रहे हो कि तू इससे काम निकाल, तू इससे काम निकाल, तू इससे काम कर, तू नहीं काम करेगा तो चलेगा, तेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो भी चलेगी। समझ में आया। तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, ना तो ऑथोरिटी नीचे, ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर, ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे, ना तो ऑथोरिटी ऊपर, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना जरूरी है। अगर कोई बंदे को आप ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दे रहे हो, तो प्रॉपर डिवाइड करके देना कि तेरी ऑथोरिटी क्या है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का मतलब होता है आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर ऑफिस का टाइम 10 बजे तो 10 बजे पहुंच जाना, इज नथिंग बट डिसिप्लिन। आप उधर जाके सो रहे हो, इज नॉट डिसिप्लिन। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्रॉपर आपको क्या करना है, टाइम पे पहुंचना। आज की बात करो तो आज के दिन पे भी अगर मैं मुकेश भाई अंबानी जी की बात करूं, तो वो आज के दिन में संडे भी काम करते हैं और ऑफिस में नेक्स्ट डे मंडे भी टाइम पे पहुंच जाता है। इस नथिंग बट ये क्या है, ये एक क्वालिटी है, एक डिसिप्लिन है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो डिसिप्लिन आना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब हेनरी फ्यूल बोल रहा है। यस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अभी ये क्या बोलता है, कमांड मतलब एक पर्सन, एक भी बंदे को कमांड दो, एक ही पर्सन को डायरेक्शन दो। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करूं, मैं एज अ जूनियर कोई ऑर्गेनाइजेशन में गया, मेरे 3 बॉस थे, मतलब मेरे ऊपर 3 सीनियर थे, वो तीनों मेरे को ऑर्डर दे रहे, डायरेक्शन दे रहे, कमांड दे रहे कि तू मेरा काम कर, तू मेरा काम कर, तू मेरा काम कर। मैं किसका काम पहले करूं, वो बोलेगा मेरा प्रायोरिटी पहले, मेरा प्रायोरिटी पहले, मेरा प्रायोरिटी, तो मैं किसका प्रायोरिटी पहले। मतलब एक अथॉरिटी, एक सबऑर्डिनेट, एक सुपीरियर होना जरूरी है। मतलब एक सीनियर और एक जूनियर। तो जूनियर खाली एक ही सीनियर का सुनेगा, अगर एक जूनियर है और 3 सीनियर है तो ये प्रॉब्लम होगी। यस, तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला है हेनरी फ्यूल ने कि भाई सुपीरियर और आपके जूनियर दोनों, सुपीरियर एक ही जूनियर को क्या करेगा, कमांड देगा। 10 सुपीरियर एक जूनियर को कमांड ना दे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वंस अगेन मैं तुम लोगों को भी जस्ट बोला, जस्ट सिमिलर प्रिंसिपल है कि एक ही बंदा एक ही डायरेक्शन देगा एक ही जन को, एक सबऑर्डिनेट एक ही सुपीरियर से सुनेगा, इन शॉर्ट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। मतलब आपको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बाहर निकल के अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। आप मैनेजर हो, आप बोलेगे तेल लगाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, मुझे मेरी सैलरी मिल रही है ना, मुझे कोई लेना देना नहीं है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हेनरी फ्यूल बोलता है कि आप अपने इंटरेस्ट से बाहर निकलो और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को क्या करो, कंसिडर करो। तो इधर क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन के। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो, अपने बारे में नहीं सोचो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक कमांड आ रहा है, कमांड आ रहा है मतलब एक मेन लेवल से कमांड आ रहा है, मतलब आपको प्रॉपर क्या करना है, डायरेक्शंस देना है नीचे 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 अपने लोअर लेवल को। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरा कंट्रोल क्या होगा, ऊपर के लेवल। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक पूरा कंट्रोल किधर होगा, एक जगह पे होगा। भले आपकी 10 ब्रांचेस है, पर एक कंट्रोल एक जगह पे होना जरूरी है। इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि भाई आप जो भी रेम्यूनरेशन अपने स्टाफ को दे रहे हो, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी इन सेंस ऑफ व्हाट सर,
अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है एंड मिसिस बी है, मिस्टर ए है, एक फीमेल है एक मेल है, मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फीमेल भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेल को 5 साल का एक्सपीरियंस है, फीमेल को भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, दोनों को 5-5 साल का एक्सपीरियंस है, दोनों के पास डिग्री है, दोनों के पास स्किल है, सेम लेवल पे। मेल को आप 5 लाख पर मंथ दे रहे हो और फीमेल को 1 लाख पर मंथ दे रहे हो, तो काई की इक्वालिटी। मतलब आप ये नहीं सोचना है कि जेंडर के बेस पे या तो कास्ट के बेस पे या तो रिलीजियस के बेस पे आप इनइक्वालिटी करो रेम्यूनरेशंस में। आपको इक्वल रेम्यूनरेशन करना है, डिपेंड ऑन देयर स्किल, डिपेंड ऑन देयर नॉलेज, डिपेंड ऑन देयर एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इक्वल रेम्यूनरेशन दे रहे हैं मतलब कोई फ्रेशर है जिसको अभी जस्ट पास आउट हुआ सीए, उसको भी आप 5 लाख का 5 लाख का पैकेज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ और मैं क्या हेनरी फील्ड भी ये बोल रहे कि रेम्यूनरेशन का मतलब होता है यहाँ पे फेयर रेम्यूनरेशन देना है आपको, कि दोनों को सेम नॉलेज है, सेम एक्सपीरियंस है, तो आपको ऑफकोर्स सेम रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार शॉर्ट नोट पे भी आया, अपन देखते हैं यहाँ पे है क्या स्केलर चेन। मतलब यहाँ पे होता है स्केलर चेन में होता क्या, देखो ये रहा स्केलर चेन, उसमें 2 कंसेप्ट है कि गैंग प्लैंक है और स्केलर चेन है। गैंग प्लैंक जो आप देते हो डायरेक्ट जो देख रहे हो इज नथिंग बट गैंग प्लैंक, और स्केलर चेन मतलब आप सपोज कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई छुट्टी भी लेनी है, छोटा सा एग्जांपल लो, छुट्टी लेनी है, तो मैं मेरे सुपीरियर को पूछूंगा, वो उसके ऊपर पूछेगा, वो उसके ऊपर पूछेगा, वो उसके ऊपर पूछेगा, और वो मेन बॉस को पूछेगा। अभी डायरेक्ट ही दो ना कि भाई मैं डायरेक्ट मेन बॉस से बात करूं, तो वो इजी भी हो जाएगा। अगर मैं चलो ये छुट्टी की बात ना करूं, अभी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई डिसीजन की बात करूं, कि सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन लेना है जूनियर को, वो जूनियर अपने सुपीरियर को पूछेगा, वो ऊपर आगे पूछेगा, वो ऊपर आगे पूछेगा, ऊपर आगे, तब तक तो भाई अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी मार्केट में से, तब तक तो दूसरा कोई वो अपॉर्चुनिटी लेके उसका फायदा लेके प्रॉफिट कमा के निकल गया होगा। तो हमेशा आपको स्केलर चेन फॉलो नहीं करना, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। मॉडर्न जमाने में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट अपने सुपीरियर से बात करो और सॉल्व कर दो, इज नथिंग बट गैंग प्लैंक, जो टाइम सेविंग भी है और आप फटाफट डिसीजन ले सकते हो और मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। बट अगर स्केलर चेन फॉलो करने गए, ट्रेडिशनल फॉलो करने गए, तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, फर्स्ट टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी जाएगी आपकी और अल्टीमेट लॉस होगा ऑर्गेनाइजेशन को। यस, ऑब्जेक्ट बहुत बार इसको मैंने ना शॉर्ट नोट के फॉर्म में देखा है, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करके आना है। वो लोग वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपको डायग्राम भी आना चाहिए, क्योंकि हम लोग 4 या 5 मार्क के लिए खाली इतना सा पैराग्राफ पूछ रहे हैं, तो उन लोग 2-2.5 मार्क इसका काउंट करता है, 2.5 मार्क इसका थियरी का काउंट करता है। यस, चलो प्रिंसिपल ऑर्डर, मैंने तुमको भी जस्ट बोला प्रिंसिपल ऑर्डर, एक पर्सन से एक ही टाइप का ऑर्डर आना चाहिए। मतलब ए अगर सपोज कि किससे ऑर्डर ले रहा है तो अपने सुपीरियर से ऑर्डर ले रहा है। यस, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। वंस अगेन मैंने तुम लोग को जस्ट बोला यहाँ पे कास्ट रिलीजियस के बेस पे नहीं जाना है, इक्वल ट्रीटमेंट देना है सभी को। यस, तो यहाँ पे ना तो आपको कास्ट देना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि भाई तू ये है तो मैं तेरे को कम सैलरी दूंगा, तू काला है तो गोरा है, तू उसके बेस पे नहीं, स्किल के बेस पे तू डिस्क्रिमिनेशन करे तो बात अलग है, बट अदरवाइज तेरे को अदर कास्ट के बेस पे एम्प्लॉइज को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एक भरोसा देना है। हेनरी फील्ड बोलता है एक भरोसा देना है अपने एम्प्लॉइज को, स्टाफ को, कि हाँ भाई मैं तो को इतने पीरियड तक तो आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखूंगा ही। ऑफकोर्स अगर सपोज स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही उसको जब इंटरव्यू लेते थे आप, तभी उसको बोला कि तूने एक गलती की तेरे को निकाल देंगे, तो बंदा पहले से डर से काम करेगा और डर के मारे और काम खराब करेगा। आप उसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दो, थोड़ा आप वॉलंटरी एक्शन लेने दो उसको, तो क्या करेगा वो अपना दिमाग चलाएगा और क्या करेगा काम अच्छे से निकल जाएगा। बट आप प्रेशर बनाते रहोगे कि नहीं अगर तूने गलती की तो तेरे को जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, तेरे को कोई अश्योरिटी नहीं दे रहे हो आप, तो नहीं चलेगा। हेनरी फील्ड को बोला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नंबर एज ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, एक प्रोफेशनल इंजीनियर के तौर पे तुम लोग को एक भरोसा देना है कि कुछ भी हो जाए बॉस, तेरे को हम लोग 3 साल पालेंगे, 3 साल रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसको भी भरोसा है कि नहीं यार मेरे को इतना भरोसा उन लोग मेरे पे रखे हैं, तो मुझे कुछ उन लोग को रिटर्न में देना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा टाइम कोविड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने ले ऑफ कर दिया अपने एम्प्लॉयज को, मतलब निकाल दिया। वो टाइम पे नहीं निकालना चाहिए था, बट क्या कर, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। यस, चलो नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर बार सुपीरियरी या तो सीनियरी इनिशिएट लेता है तो नहीं चलेगा, आपको मौका देना है किसको, जूनियर को भी, कि हाँ भाई अभी तू ये प्रोजेक्ट कौन लीड करेगा, तू लीड करेगा। तो वो क्या करेगा, एक मोटिवेट होगा अपने आप को कि नहीं यार ये लोग मेरे को फैमिली की तरफ ट्रीट कर रहे हैं,
उनको भी एक भरोसा देना है, उनको भी एक लीड देनी है जूनियर को कि भाई तू कर सकता है, इनिशिएट दो, थोड़ा उसको पुश करो तो ही वो आगे निकल के आएगा। और प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डे कॉर्प्स नथिंग बट टीम वर्क, ये भी बहुत बार इन लोग ने शॉर्ट नोट में पूछा है, तो प्लीज हाईलाइट करके रखना। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डे क्रॉप्स मतलब टीम वर्क, आपको एज अ टीम वर्क काम करना। मैंने तुम लोग को बोला कि आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट से निकल के ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना है। तो दीज आर द 14 प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। नेक्स्ट आ जाता है टेलर के। टेलर के देखो थियरी ऑफ मैनेजमेंट आया तो दोनों, साइंटिफिक और ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल हेनरी फ्योल और साइंटिफिक टेलर। बट साइंटिफिक और दोनों अगर, क्योंकि डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन पूछ रहे तो मतलब आपको दोनों का थोड़ा थोड़ा लिख के आना, अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ रहे तो आपको इंडिविजुअल के बेस पे लिखना है। आई थिंक जो ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट लास्ट में पूछा था एग्जाम में, तो आई डोंट थिंक सो ये आ सकता है, बट हाँ कोई गारंटी नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम ही ना, आप री एग्जाम दे रहे हो मतलब बोर्ड एग्जाम की रे एग्जाम दे रहे हो, तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आ सकता है। नेक्स्ट है, पहला है इसका प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब जो भी प्रैक्टिकल है बॉस, देखो साइंटिफिक है वो, साइंस है, वो बोलता है कि जो भी डिसीजन होगा साइंटिफिकली होगा, कोई रूल ऑफ थंब नहीं होगा, मतलब इमोशन में आके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, इन शॉर्ट बोले जाओ तो। नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, क्या बोलता है कि आपको प्रॉपर मैनेजमेंट में प्रॉपर में इक्वलिटी रखना है, सबको इक्वल ट्रीट करना, जो हेनरी फ्यूल भी बोलता था ये भी बोलना है, कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है। नेक्स्ट है मेंटल रिवोल्यूशन, ऑफकोर्स मेंटल रिवोल्यूशन मतलब आपको मेंटली प्रेशर नहीं करना है उनको, एम्प्लॉयज को प्रॉपर ब्रेक देना है आफ्टर सर्टन वर्किंग आवर्स के बाद, कि भाई 10 बजे काम शुरू किया तो 1 बजे लंच ले लो, 3 घंटे के बाद छोटा सा ब्रेक लंच टाइम ले लो 1 घंटे का, बाद में वापस से वर्क पे आओ, वापस से थोड़ा 2-3 घंटा काम करो, वापस एक छोटा सा ब्रेक ले लो, बाद में वापस से काम पे लगो। तो ये क्या हो जाएगा, एक मेंटली क्या होगा, प्रिपेयर्ड होगा, काम भी ज़्यादा निकल के आएगा और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन निकल के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी निकलेगी वर्क की। बट अगर आप मेंटल टॉर्चर करोगे, मेंटल प्रेशर क्रिएट करोगे तो इट्स काम में भी मज़ा नहीं आएगा। आप बोलोगे कि देखो 12-13 घंटा काम करना है कंटिन्यूअस, नहीं होता बॉस, नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेंटल प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। जो मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है आपको हमेशा एटीट्यूड देखना है एम्प्लॉयज को और शांति से काम करना है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, मैं तो आपको जस्ट बोला एस्पिरिट डे क्रॉप्स वाला कि टीम वर्क, तो आपको टीम वर्क करना है, कॉर्पोरेट करना है एक दूसरे को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बाहर निकल के ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के सामने देखना है, खुद का बेनिफिट नहीं देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल भी सेम ही बोलता है कि कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड करके रखनी है, मतलब ये प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल ने भी बोला था सेकंड वाला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन बोला है, मतलब आपको प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कि आपको प्रॉपर वर्क डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, मतलब आपको अपने एम्प्लॉय को रेगुलर ट्रेनिंग देनी है, अदरवाइज वो 15 साल से एक ही काम कर रहा है, अगर उसको मार्केट का नॉलेज नहीं रहेगा तो वो काम क्या करेगा, और वो काम नहीं कर पाएगा तो ऑफकोर्स आप यूटिलिटी निकाल के नहीं देगा, यूटिलिटी नहीं निकाल के देगा तो अल्टीमेट लॉस ऑर्गेनाइजेशन के। तो अपने एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को क्या करना है, रेगुलर अपडेट करना है, ट्रेनिंग देनी है, अगर सेमिनार्स है तो सेमिनार्स क्या करना है, उनको बोलना है, अटेंड करना है, कंपल्सरी अटेंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 6 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ द टेलर के। नेक्स्ट हो जाएगा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कौन सी ऐसी टेक्निक है फॉर आपको साइंटिफिकली मैनेजमेंट करना है। तो पहला है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी की बात करूँ तो आपको पहले समझना है कि कैसा क्या है काम, किसको प्रायोरिटी पे लेना है। आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपके पास 10 काम है, तो वो 10 काम में से पहला काम क्या लेना है मेरे को, इज नथिंग बट वर्क स्टडी। आप हमेशा कोई भी प्लानिंग के बेस पे क्या करते हो, काम करते हो। अभी वर्क स्टडी के बाद में उसके अंदर भी बात करूँ तो टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में आपको देखना है कि भाई ये काम मैं कितने टाइम में कर सकता हूँ, कौन सा काम मैं जल्दी कर सकता हूँ, कौन सा टाइम में मुझे टाइम लगेगा, उस नथिंग बट टाइम स्टडी। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। ऑफकोर्स आज कोई भी काम कर रहे हो आपका 10 मेथड है, 10 मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड और सबसे फटाफट वाला मेथड जो मुझे मैक्सिमम मेरा टाइम भी बचाएगा और यूटिलिटी भी ज्यादा निकल के देगा, तो वो मैं क्या करूंगा, वो मेथड फॉलो करूंगा। इज नथिंग बट मेथड स्टडी। मोशन स्टडी की बात करूं तो यहाँ पे आपको समझना है मोशन मतलब एम्प्लॉइज भी हो गया या तो मशीन्स भी हो गए, मतलब दोनों को क्या करना है, साइमल्टेनियसली चलना है। देखो क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ रिक्वायरमेंट मोशन मींस द मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एंड एज वेल एज अ मशीन व्हाइल कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर टास्क।
आपको दोनों को समझना है कि अगर लग रहा है कि भाई कोई अपन देखते हैं कि अगर मैं मशीन की बात नहीं करूँ बट मैं बहुत सारे कंट्रीज की बात करूँ, डे शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है। सर्टेन टाइम्स अगर फैक्ट्री की बात करूँ जहाँ पे लाइट डे में होती है नाइट में नहीं होती है, तो नाइट में होती है डे में नहीं होती, तो आप क्या करते हो अकॉर्डिंगली अपना क्या करते हो टाइम शेड्यूल करते हो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। तो ये नथिंग बट क्या हो जाएगा मोशन स्टडी। नेक्स्ट है फैटिग्यू स्टडी। ऑफ कोर्स आपको मैंने तुम लोग जस्ट बोला था कि आपको टारगेट अचीव करने के चक्कर में पागल नहीं हो जाना है, आपको प्रॉपर ब्रेक देना है, जो भी टास्क है उसको प्रॉपर पहले प्लानिंग करना है, आंख बंद करके धंधाधुन काम नहीं करना है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है, प्रॉपर ब्रेक देना है, अननेसेसरी प्रेशर नहीं देना अपने एम्प्लॉयज को, इज नथिंग बट फैटिग्यू स्टडी। सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। जो भी टूल्स है आपके पास, मशीनरी की बात करूँ, इक्विपमेंट्स की बात करूँ, प्रॉपर उसको अपने एम्प्लॉयज को क्या करना है समझाना है। अदरवाइज अगर नहीं समझाओगे और मालूम गिरा कि भाई कोई मशीनरी के कारण उसको इंजरी हुई तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो उसको प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट समझाना है, नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन समझाना है उसको। नेक्स्ट है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। ऑफ कोर्स मैंने तुम लोगों को जस्ट बोला कि आपको वर्किंग आवर्स ऐसे रखो कि 8 या 9 घंटा एक कैपेबिलिटी होती है ह्यूमन बीइंग की 24 घंटों में से, तो 8 या 9 घंटे में जो भी आप वर्किंग आवर्स रख रहे हो तो प्रॉपर उनको मैनेज करना सिखाओ उनको। उसको बोलो कि आप ये काम अगर कोई अपना कॉम्पिटिटर इतने घंटे में कोई एम्प्लॉयज इतना काम निकाल के दे रहा है तो अपन क्यों नहीं, तो उसको सिखाओ कि आप टाइम कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हो और कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करके मैक्सिमम क्या कर सकते हो क्वांटिटी बना सकते हो या तो काम निकाल सकते हो, वर्क डन कर सकते हो और टास्क को क्या कर सकते हो अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जस्ट अपन ने ऊपर भी पढ़ा कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है अपने एम्प्लॉयज को। ट्रेनिंग देने का मेन पर्पस ये होता है कि वो प्रॉपर अपडेट हो अपनी फील्ड के अंदर। अगर वो अपनी फील्ड के अंदर प्रॉपर अपडेट नहीं होगा तो अल्टीमेट नुकसान तो ऑर्गेनाइजेशन को है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी देनी है उसको। कल उठ के कुछ उसने क्लाइंट को अलग एडवाइस दे दी या तो गलत चीज क्वांटिटी दे दी और वट एवर द सिनेरियो आउटपुट गलत दे दिया तो इट्स नाम किसका खराब होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ही खराब होगा ना। तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको क्या करना है प्रॉपर ट्रेन करना है। लास्ट है सेकंड लास्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। आपको प्लानिंग लेवल पे क्या करना है, प्रॉपर चेकअप करना है, बाद में आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, आपको टाइम डिवोट करना है, डिसिप्लिन में काम करना है और एट ए इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर टीम वर्क करना है, प्रॉपर आपकी स्पीड बढ़ानी है, हमेशा हैंडल करना है अपने मेंटेनेंस एंड मशीन्स को और आपको क्या करना है इंस्पेक्शन करना है, नथिंग बट आपको चेक करना है। और डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस प्लान, ये एक वन ऑफ द एक मोटिवेशन एक कंसेप्ट आया था ना, एक मोटिवेट करने के लिए था एम्प्लॉयज को बोला कि तू ऑर्डिनरीली मतलब जनरली वर्किंग मतलब नॉर्मल डेज में तू अगर सपोज कि इतने सैलरी में अगर तू 100 क्वांटिटीज बनाता है तो हम लोग तेरे को एक ऑफर करते हैं, अगर तू उससे ज़्यादा निकाल दिया क्वांटिटी पर आवर्स में या तो पर डे में तो उसका एडिशनल वर्क पैसा तेरे को पे करेगा अब ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्यों, ये वाला कंसेप्ट लाने का मेन पर्पस ये था, जो फैक्ट्री मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड थी पीस रेट के बेसिस पे, मतलब जिसकी क्वांटिटी गुड्स में बनती है उनके लिए था, उनको एक मोटिवेशन दे रहे थे कि भाई उसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो और उसको भी फायदा हो। क्यों, वो ज़्यादा मोटिवेट होगा तो ज़्यादा वो काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा ही, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होगा, ज़्यादा सेल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक वन ऑफ द कंसेप्ट है एक डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस प्लान। ठीक है, तो दिस आर नथिंग बट साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर कि भाई क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो इसमें से वन ऑफ द 2 क्वेश्चन तो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बोला ही है। नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग भूल गया। ठीक है, ऐसे करके 6 आपको क्या दिया है फंक्शंस दिया है मैनेजमेंट को। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ऑफकोर्स जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर पर पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसका नेक्स्ट वर्जन है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कि आज ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम होता है तो कैसे होता है, एक प्लानिंग से होता है, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं मतलब एग्जीक्यूट करते हैं। स्टाफिंग भी एक एक्टिविटी होती है कि जहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना है, मतलब
रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, वो सब हो गया। बाद में प्रॉपर डायरेक्शन भी देना है, कोऑर्डिनेट भी कराना है और कंट्रोल करना है। तो ये सब क्या हो जाएगी, एक्टिविटीज हो जाएगी, फंक्शंस हो जाएंगे किसके, मैनेजमेंट के। अगर मैं मेरे हिसाब से बात करूँ ना तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ डिफरेंस बिटवीन पे। अगर डिफरेंस बिटवीन पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि जो डिफरेंस बिटवीन में उन लोग ने पूरा चार्ट बनाया है ना, वही इधर क्या बनाया इन लोग ने, नथिंग बट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस के फॉर्मेट में वो पॉइंट्स लिख के दिया। हाँ, नो डाउट आपके सर्टेन पॉइंट्स नए नए दिखेंगे, बट मेजोरिटी वही दिखेगा आपको। देखते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। देखो ये डिफरेंस बिटवीन पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेके, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन तो आएगा ही, इसमें से एक कंपलसरी आएगा। बट अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल पूरा चार्ट पढ़ के जाते हो तो आपको अगर इंपॉर्टेंस पूछ रहे तो ये सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस पूछे तो पूरा ये लिख देना। समझ में आ रहा है कि नहीं, वही पॉइंट ऊपर लिख के, थोड़ी बहुत लैंग्वेज ऊपर है पर लैंग्वेज का कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पे, कंसेप्ट लिख के आना है आपको। यस, चलो तो देखते हैं वन ऊपर से फटाफट कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग होता है क्या। प्लानिंग इज नथिंग बट इज अ फर्स्ट स्टेज कि जहाँ पे आपको क्या करना है, प्लान करना है आपको। एक बार प्लान करने के बाद आपको वो प्लान को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है कि भाई कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज लाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग, ऑफकोर्स ह्यूमन बींग तो चाहिए ना अपने को, मतलब विदाउट ह्यूमन बींग आप काम कैसे करोगे। तो सिलेक्शन करना है, रिक्रूटमेंट करना है, हायर करना है पीपल्स को। बाद में आ जाएगा डायरेक्टिंग, ऑफकोर्स आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना है कि कैसे क्या करेंगे, काम करेंगे, मतलब हमेशा सीनियर क्या करेगा काम, अरे सीनियर क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा अपने जूनियर को। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग करना है, ऑफकोर्स टीम एज अ टीम वर्क करना है आपको, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना है, टॉप लेवल मिडल को लोअर को क्या करेगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देगा। और लास्ट है कंट्रोलिंग। यहाँ पे कंट्रोलिंग का मतलब होता है, कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि काम कम करना। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जो टारगेट आपने सेट किया है और वो टारगेट अगर आपका एक्चुअल में डिफरेंस रह जा रहा है, सपोज कि फॉर एग्जांपल ये महीने टारगेट था, अमाउंट वाइज बात करूं, टर्नओवर का टारगेट था 10 करोड़ रुपया, अगर ये महीने 10 करोड़ नहीं 8 करोड़ ही हुआ, तो ये 8 और 10 करोड़ में डिफरेंस रह गया 2 करोड़ का, वो रीजंस ढूंढने आपको, और वो रीजंस नेक्स्ट महीने में उसको क्या करना है, रेटिफाई करके वो कंट्रोल करना है कि नेक्स्ट महीने में जो टारगेट सेट कर रहे हैं उधर तक तो अपन पहुंचे। इज नथिंग बट कंट्रोलिंग। या तो देयर आर नथिंग बट बेसिक डिफरेंस या बेसिक मीनिंग बोल सकते हो किसके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स तो हमेशा प्लानिंग के तो जो भी है, मतलब प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव टू अचीव द गोल एंड एवरीथिंग। तो और यहाँ पे एरिया ऑफ फंक्शंस की बात करूँ, इट्स इंक्लूडिंग आइडेंटिफाई द वे ऑफ अटेनिंग गोल एंड सिलेक्शन, आपको आइडेंटिफाई करना है। इट इंक्लूडिंग द ग्रुप एक्टिविटी, इट इज इंक्लूडिंग सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। इट्स नथिंग बट डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना अपने जूनियर को। कोऑर्डिनेटिंग मतलब ग्रुप एफर्ट्स है, और कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो स्टैंडर्ड टारगेट आपने सेट किया उसको क्या करना है, अचीव करना है। फैक्टर की बात करूँ तो ऑफकोर्स प्लानिंग की बात करूँ, ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, बाद में सिलेक्शन को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, स्टाफिंग को छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, डायरेक्शन को भी छोड़ दो, कोऑर्डिनेटर को भी छोड़ के ये इधर आ जाता है डायरेक्ट कंट्रोलिंग में। तो 1 2 3 ये जो ऐसे फैक्टर है कि जहाँ पे आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर आपके एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, आपके फंक्शंस को अफेक्ट कर सकता है। प्लानिंग की बात करूँ तो सपोज कि फॉर एग्जांपल कोविड जब आया ऑन द स्पॉट, नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया, जो प्लानिंग किए थे उसके पहले दिन प्लानिंग पूरे वेस्ट हो गए बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर कोविड। इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है कि भाई स्ट्राइक पे चले गए तो अपने प्लानिंग मैच हो गया, अपना जो गोल अचीव किया था वो अचीव नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करो तो जो रिसोर्सेज आपको चाहिए कोविड के टाइम पे, जो रिसोर्सेज आपको इजीली नहीं मिल रहे थे। स्टाफिंग तो ठीक है, चलो इंटरनल फैक्टर है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज है उसको आपको देखरेख करनी है। डायरेक्टिंग की बात करो तो अपने इंटरनल ह्यूमन बीइंग है, एम्प्लॉइज है, उसको ही देखरेख करना है, वहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं होगा डायरेक्टिंग में भी। कोऑर्डिनेशन में भी इतना अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो इंटरनल मसला है। बट हाँ, वापस से बात करो तो कंट्रोलिंग, कि आज इस बार टारगेट जो 10 करोड़ का था 8 करोड़ ही हुआ बिकॉज लाइट चली गई, एक्सटर्नल फैक्टर ना, स्ट्राइक पे चले गए, इंटरनल फैक्टर। तो ऐसे फैक्टर्स है कि कौन से फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जो आपके टारगेट जो है, जो फंक्शंस आपके फंक्शंस को अफेक्ट कर सकता है।
ऑर्डर की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेज प्लानिंग, बाद में ये प्लानिंग इस ऑर्गेनाइजेशन इस पे डिपेंड है, ये इस पे दोनों पे डिपेंड है, ये वापस से बात करूँ इस पे डिपेंड है, ये वापस से बात करूँ तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड है, और ये किस पे डिपेंड है, पूरा एंड फंक्शन है। ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना, 1 बाय एक बार क्वेश्चन आया था, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेज इन कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेज इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ट्रू विथ रीजन लिख के आना है आपको। रिसोर्सेज की बात करूँ तो प्लानिंग को प्रॉपर रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन करना है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो कहाँ से मटेरियल आएगा, कहाँ से रिसोर्सेज लाएंगे, कौन सी मेथड यूज करेंगे, वो ये लेवल पे डिसीजन होगा। ह्यूमन यहाँ पे जो रिसोर्सेज की बात करेंगे, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करेंगे, क्योंकि स्टाफिंग सिलेक्शन वो सब किसके रिलेटेड है, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। डायरेक्टिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग, क्योंकि आज अपन डायरेक्ट करते हैं किसको, ह्यूमन को, अपन नॉन ह्यूमन को डायरेक्ट नहीं करते कि तू इधर से इधर चला जाए, मैं बोर्ड को बोल सकता हूँ तू उधर से उधर जा, नहीं, डायरेक्टिंग भी ह्यूमन रिलेटेड है, कोऑर्डिनेटिंग भी बात करूँ तो ह्यूमन के रिलेटेड है, और ये वापस से ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन या तो नॉन ह्यूमन के रिलेटेड है। नेचर हो गया, लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, मतलब प्लानिंग के अंदर देखोगे तो हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये मिडल लेवल मैनेजमेंट ही क्या करते हैं, जनरली ऑर्गेनाइज करते हैं, मिडल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, और टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले जो भी ये डिसीजन फाइनल लेते हैं कि वेदर मिस्टर ए आर अपॉइंटेड और नॉट अपॉइंटेड। नेक्स्ट हो जाएगा मिडल लेवल, वंस अगेन डायरेक्टिंग। यहाँ पे मैं बात करूँ डायरेक्टिंग तो जनरली अपने जूनियर जो सीनियर होते हैं वो अपने डायरेक्ट जूनियर को क्या करता है, डायरेक्ट करता है। कोऑर्डिनेशन ऑल लेवल की बात करूँ तो ऑफकोर्स अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट बात करूँ, मॉडर्न मिडल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, अगर डायरेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। और यहाँ पे बात करूँ तो कंट्रोलिंग के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडल लेवल मैनेजमेंट इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये चार्ट करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ एग्जाम के अंदर ये चार्ट जो देखा है आपने आप डिस्कस किया वो चार्ट ही नहीं तो बोलूँ 10 मार्क का है, तो रट्टा मार लो उसको, डिस्टिंग्विश बिटवीन में आएगा, एक या दो डिस्टिंग्विश आने के चांसेस है। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर थोड़ा। देखो ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में पढ़ाई है, अगर आपको डिटेल में वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी ओसी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, प्लीज़ बच्चे लोग देखना ज़रूर। यहाँ पे अपना एग्ज़ाम का रिवीजन लेक्चर चल रहा है, तो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, अदरवाइज अपने पास टाइम भी नहीं है इतना। यस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो गए, क्या क्या फोकस करना है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और ये वाले पार्ट्स के अंदर लास्ट चैप्टर होगा जो होगा चैप्टर नंबर 3 जो होगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। वन सेकेंड, तुम लोग को जस्ट मैंने बोला जब भी अपन इंडेक्स डिस्कस कर रहे थे कि ये आप चाहो तो पूरा क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो चाहो तो, बट यहाँ पे मैं पढ़ा देता हूँ ऊपर से फटाफट। देखो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर इज नथिंग बट, देखो देयर इज अ 2 बेसिक डिफरेंस है, जब मालूम है कि नहीं मालूम है आई डोंट नो, पर तुम लोग को मैं समझा देता हूँ। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर एक वर्ड हो गया एंटरप्रेन्योर, और ये पूरा वर्ड हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर इज नथिंग बट बिजनेसमैन, और वो जो बिजनेसमैन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है इज नथिंग बट एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आ रहा है? तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो अभी इसमें ध्यान इसलिए रखने बोला था क्योंकि आप आई थिंक जो कैरेक्टर या तो किसके कैरेक्टर ही जिसमें उसने एंटरप्रेन्योर के भी दिए, कैरेक्टर तो नहीं क्वालिटी है, कैरेक्टर है ये आई थिंक सो, कैरेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योर भी है और कैरेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी है। देखो किधर है, एग्जाम में ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन इन लोग ने बहुत ट्रिकी पूछा है। ट्रिकी मतलब उन लोग कभी पूछते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वो लोग पूछते हैं मीनिंग एंटरप्रेन्योर का और कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, या तो मीनिंग पूछेगा एंटरप्रेन्योरशिप का और कैरेक्टर पूछ लेगा एंटरप्रेन्योर का। मतलब समझो शिप और एंटरप्रेन्योर में बहुत डिफरेंस है। देखो स्पेलिंग में अलग अलग है तो ऑफकोर्स मीनिंग अलग अलग ही होगा उसका, ठीक है, तो समझ जाना। यस, तो एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन। अगर मैं बात करूँ बिजनेसमैन की तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, तो पहला तो वो इंटेलेक्चुअल मतलब कैपेबिलिटी होना चाहिए, मतलब क्रिएटिव थिंकर होना चाहिए, फ्यूचर विजन होना चाहिए उसका, हार्ड वर्किंग तो जरूर होना चाहिए, और एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में तो हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अगर आज किसको एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो वो भाई उसके लिए हार्ड वर्क करना है। आप बोलोगे मेरे को पैसा ही कमाना है खाली, तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो ही पैसा मिलेगा आपको। नेक्स्ट है टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए उसको, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए सभी फील्ड के अंदर। कल उठ के आपके पास 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं अंडर आपके अंदर, तो आई नो कि आपने उसको पगार दे रहे हो क्योंकि उसका स्पेशल नॉलेज है, टेक्निकल है, बट आपको उसका भी
थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर कि आपको कम्युनिकेशन लेवल आपका इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आपको कन्वर्ट कर ही देना है अपने कस्टमर के अंदर, क्लाइंट के अंदर। नेक्स्ट है हाईली ऑप्टिमिस्टिक, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है। अगर खुद ही नेगेटिव थिंकिंग करोगे तो अपने एम्प्लॉयज भी वही सोचेगा, तो जो सोच आप रखते हो वही सोचेगा अपने एम्प्लॉयज को। अगर आप सोच रहे हो कि छोड़ो ना, मुझे क्या लेना, तो एम्प्लॉयज बोलेगा तो उसको कुछ लेना देना नहीं है, खुद की कंपनी है तो हम लोग को क्या लेना देना है। यस, तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना है। फेलियर टाइम में भी, फेलियर सिचुएशन में भी आपको क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है, नहीं भाई बॉस हो जाएगा। हाई हो गया। नेक्स्ट, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। भाई बिजनेस इज अल्टीमेटली, बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क। आप अगर बिजनेस में उतर रहे हो तो आपको अगर सोच रहे हो कि मुझे नेक्स्ट 5 साल में 5 करोड़ कमाना है, तो आपको ये भी सोच के रखना है कि नेक्स्ट 5 साल में मुझे 10 करोड़ का लॉस भी हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा। तो इसलिए हमेशा प्लान भी रेडी रखना है। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे क्या होना चाहिए, भरोसा होना ज़रूरी है। ये मैं बात करूँ एंटरप्रेन्योर की, और एज अ पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो स्टूडेंट को अपने आप को भी भरोसा रखना है कि भाई नहीं भाई जो भी हो चुका है, बट अभी मैं करके दिखाऊंगा, अभी मैं क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है हमेशा आपका। क्वालिटी की बात करूँ तो कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला तो वो क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। खुद का बिजनेस है तो अपनी मर्जी से जा रहा है, अपनी मर्जी से आ रहा है, मतलब 12 बजे ऑफिस जा रहा है, 4 बजे निकल जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन होना जरूरी है अपने, मतलब फोकस होना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में। कॉन्फिडेंस मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब भी अभी जस्ट देखा आपने। ओपन माइंडेड होना चाहिए, मतलब कोई टाइप का उसका नैरो माइंड नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना है उसको, और कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सबको इक्वल ट्रीट करना है, ओपन माइंडेड होना चाहिए वो। नेक्स्ट है सेल्फ स्टार्टर। सेल्फ स्टार्टर मतलब अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मैंने काम दिया था किसी जूनियर को, वो जूनियर नहीं आया, तो आप ये सोचोगे छोड़ना, वो नहीं आया तो वो कल कर लेगा। आपको खुद को क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। अगर वो नहीं आया तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझ के क्या कर देना, चालू कर देना वो काम को। नेक्स्ट है कम्पिटिटिवनेस। ऑफकोर्स मार्केट में वो कम्पिटिटिव होना चाहिए। मालूम गिरा कि भाई कोई अपना कॉम्पिटिटर आगे जा रहा है, बोल बाद में डिमोटिवेट होगा, शिट यार उसके पास सब फैसिलिटी है इसलिए वो आगे जा रहा है। ऐसा नहीं सोचना। जब भी वो स्टार्टिंग लेवल पे था उसके पास भी सब फैसिलिटी नहीं थी, तो भी आज आगे पहुंचा ना, तो आपको भी हमेशा क्या करना चाहिए, कंपटीशन देनी है अपने बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट है डिटर्मिनेट होना चाहिए, मतलब फोकस होना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, हाईली स्ट्रॉन्ग मतलब कि कमांड अच्छा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पे आपको जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो लैंग्वेज इतना पॉलाइट होना चाहिए कि सामने वाला कस्टमर भी सोचे कि नहीं यार इतना बड़ा आदमी है, बिजनेसमैन है, तो भी मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। यस। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। जो राइट है वो राइट है, रॉन्ग है वो रॉन्ग है। आपके बिजनेस के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको। यस। नेक्स्ट है पेशेंस होना जरूरी है, मतलब शांति से काम लेना है, शांति से डिसीजन लेना है, पैनिक नहीं लेना है। ठीक है, तो दिस आर नथिंग बट सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अंदर ये क्वालिटीज होनी जरूरी है। ये हो जाएगा एंटरप्रेन्योर। अभी एंटरप्रेन्योर काम क्या करता है, इनोवेशन होना चाहिए उसके काम के अंदर, इनोवेशन होना चाहिए, मतलब वो क्रिएटिव माइंडेड होना जरूरी है। अगर वो एक ही मेथड फॉलो कर रहा है, एक ही चीज़ फॉलो कर रहा है, तो यू आर नॉट बिजनेसमैन, यू आर नॉट अ बिजनेसमैन रियली। अगर आपको कुछ अलग सोचना है, आप में वो एक कीड़ा बोल सकते हो, अगर अलग करने का कीड़ा होगा तो ये आप आगे लाइफ में जा सकते हो। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव गोल सेट होना चाहिए। आप बोलोगे देख लूँगा वो टाइम पे, नहीं, हवा में बातें नहीं करनी है आपको। जो भी आप कर रहे हो आपको डिटर्मिनेंट रहना है, अपने ऑब्जेक्टिव में कुछ भी हो जाए आपको ये प्लान क्या करना है, फ्लॉप नहीं जाने देना है, सक्सेस करना है। अगर वो प्लान नहीं है तो सेकेंडरी प्लान आपको सोच के रखना है। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, न्यू टेक्नोलॉजी। ऑफकोर्स मार्केट में जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है आपको अडॉप्ट करना है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो कर रहे हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस नहीं जा सकते। नेक्स्ट है गुड रिलेशन। हमेशा हेल्दी रिलेशन रखने सभी से कहना, या तो वो अपना भले वो अपना कॉम्पिटिटर ही क्यों ना हो। आज मैं बात करूँ रिलायंस के मुकेश भाई अंबानी जी की और रतन टाटा जी की, दे आर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर इन इंडिया। तो भी आज देख रहे हो कॉम्पिटिटर के फॉर्म में भी है, बिजनेस लेवल पे इतना सक्सेस भी है दोनों, तो भी दोनों की रिलेशन बहुत हेल्दी है। कभी भी उन लोग ने वो नजरिए से नहीं देखा है उन लोग को कभी भी एक दूसरे को, दोनों अपना अपना बिजनेस सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको रिलेशन हेल्दी रखने। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो जस्ट मैं तुमको जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल के लिए ट्रीट करना। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन फंड, मतलब जो भी फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आया है, प्रॉफिट कमाया,
वेस्ट नहीं करना है, एक पैनी का एक रुपये का भी हिसाब रखना है आपको। भले आपको सामने वाला कंजूस बोले, बट आपको मालूम है कि आपने वो मेहनत का कमाया है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। और लास्ट है टेकिंग डिसीजन। जो भी डिसीजन ले रहा हो वो हमेशा क्या करना है, प्रॉपर लेना है, राइट लेना है, और राइट टाइम पे लेना है, और राइट प्लेस पे लेना है। यस, तो दीज आर द नथिंग बट एंटरप्रेन्योर के क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर हो जाएंगे, सॉरी फंक्शन हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अभी बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, मतलब उसकी एक्टिविटी की बात करते हैं। तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक में अंदर बात करेंगे तो इनोवेशन होना चाहिए, उसकी एक्टिविटी में इनोवेशन होना चाहिए। एक ही मेथड फॉलो कर रहे हो तो नहीं चलेगा, आपको डिफरेंट मेथड फॉलो करना पड़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, फ्री में नहीं कर रहे हो। इकोनॉमिक का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, क्रिएटिव एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो क्रिएटिव होना चाहिए, जरूरी है। मैनेजर स्किल एंड लीडरशिप, आप में अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, आपके डिसीजन में वो क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिस्क बेयरिंग, ठीक है, और गैप फिलिंग फंक्शन, जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, यहाँ पे जूनियर नहीं संभाल पाते, वहाँ पे आपको क्या करना है, वो एक्टिविटी को संभाल लेना है। अभी मुझे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है, मुझे मेरी मतलब इन बिल्ड में बात करूँ, अपनी क्वालिटी एक्सपांड करना है और इम्प्रूव करना है। इन शॉर्ट में क्या बोलो, इम्प्रूव करना है, तो मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गए वो मेरे को करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें क्या करनी है, मेरे को करनी है एज ए एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है रिसेंट इनिशिएटिव इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट भी लाए, स्टार्टअप, तो स्टार्टअप इन इंडिया है। बाद में मेक इन इंडिया का भी कंसेप्ट आया था, वो भी है। बाद में स्टैंड अप करके भी गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी, उसके लिए सर्टन डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पढ़ के जाना एक बार ऊपर से, चैप्टर ही एनीवेज इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार चाहो तो एक फ्रेश आइस घुमा लेना। और अदरवाइज मैंने जो वीडियोस बनाए वो देख लें, मेरे वीडियोस बनाए वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, मतलब वो डिटेल में मैंने बनाता हूँ, तो उसे चाहे एक बार आइस ऊपर से घुमा देना, ठीक है। सो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 3 भी क्या होता है, कंक्लूड होता है। और हाँ यस, कंक्लूड होने से पहले तुम लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछ सकते हैं, इंट्राप्रीनियर। अभी ये इंट्राप्रीनियर क्या होता है, इंट्राप्रीनियर, एंटरप्रीनियर समझ में आया, इंट्राप्रीनियर क्या होता है। इंट्राप्रीनियर एक ऐसा कंसेप्ट है कि आप में दोनों क्वालिटी है, मतलब सर दोनों क्वालिटी मतलब देखो पहले मीनिंग देखते हैं। एन इंट्राप्रीनियर इज एन एम्प्लॉय, वो एक एम्प्लॉय है हु हैज एन अथॉरिटी एंड सपोर्ट ऑफ हिज कंपनी, मतलब एम्प्लॉयर टू इम्प्लीमेंट हिज ओन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडिया। मतलब एक टाइप का, मैं तुम लोग को भी जो ना दोनों चीजें, मतलब वो एम्प्लॉय भी है और एम्प्लॉय भी है, पर प्रॉपर एम्प्लॉयर नहीं है। उसके पास सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आइडिया है पर उसके पास फंड नहीं है, उसके पास आइडिया है पर फंड नहीं है। ऑफकोर्स सपोज कि कोई इंटेलिजेंट होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, पर सर्टन टाइम उसके पास पैसा नहीं होता, तो कंपनी उसको सपोर्ट करती है कि तू डिसीजन ले, तू सब कुछ कर, पैसा मैं लगाऊंगा। इज नथिंग बट इंट्राप्रेन्योर। His idea and product may or may not be on immediate revenue. उसका आइडिया जरूरी नहीं कि इमीडिएट रेवेन्यू दे, बट हाँ कंपनी को लग रहा है कि भाई इसमें पोटेंशियल है, वो आज नहीं तो कल अपने कंपनी को जबरदस्त तगड़ा प्रॉफिट कमा के देगा, कंपनी तेरे पे क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। Still, employee keep the receiving his salary. So the main difference between entrepreneur and entrepreneur is that the latter take financial risks while entrepreneur does not have any to invest any capital from his pocket. मतलब बेसिक डिफरेंस ये था कि एंटरप्रेन्योर को अपना पैसा अपने को लाना है, कैपिटल खुद को लाना है, खुद को बिजनेस करना है, बट इंट्राप्रेन्योर में खुद कुछ इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो एज अ एम्प्लॉई ट्रीट होगा, बट उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करेगी, कंपनी करेगी। मतलब पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा, कंपनी करेगी उसके बिहाफ में, इन शॉर्ट बोलने जाऊँ तो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। तो यहाँ पे अपना फाइनली चैप्टर नंबर 3 क्या होता है, कंक्लूड होता है। तो ये 3 चैप्टर ये वाले पार्ट में रखते हैं, बाकी के 4th 5th जितने भी हो गए नेक्स्ट पार्ट में, मतलब 3 पार्ट बनाने का टारगेट है मेरा रिवीजन लेक्चर्स का और फॉर री एग्जाम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।